कुछ कुछ को हम डॉक्टर टेम्परेरी इंजेक्शन देते हैं 45 दिन का 50 दिन का, कि आप इधर से इधर चल के दिखाइए, उठक बैठक थोड़ी एक दो करके दिखाइए, हाथ को ऐसे ऐसे घुमा के दिखाइए। फ्रॉड लड़के भी आते हैं, वो बताते नहीं कि हमने आई सर्जरी करवाई हुई है सर, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिनको है वो केवल B2 C1 C2 वाली वैकेंसीज को ही ऊपर रखिएगा और उनमें टोटल वैकेंसी जितनी है उसको देख के फॉर्म भरिएगा। वो जो ये अंडरवियर है उसको नीचे करने को बोलते हैं, फिर वो चेक करते हैं, उस तरफ घुमा के बोलते हैं कि झुकने के बाद खासो। उस आपने एक बार में ही गलत पढ़ दिया कलर विजन तो आपको निकाल देंगे। मेरे को बिल्कुल साफ आराम से दिख रहा था कि ये लड़का क्या देख के बोल रहा है, मेरे को बिल्कुल साफ दिख रहा था, तो उस समय मेरा डर खत्म हो गया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। आप अगर रेलवे की किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, RPF हो या फिर NTPC हो, आपके लिए एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल कैसा होने वाला है। आपके प्रश्न भी रहते हैं बहुत सारे, डिस्कस करेंगे। मेडिकल कैसा होगा रेलवे के अंदर, उसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। कौन कौन से बच्चे 2019 में जब मैंने मेडिकल दिया तो ALP वाले बच्चे, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये तीनों वैकेंसी के बच्चे मेरे साथ में मेडिकल दे रहे थे। तो मुझे पता चला कि किस किस वजह से बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है या फिर टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं वहां पे, कितना हार्ड किसका रहता है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सभी रेलवे एग्जाम्स ओरिएंटेड जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको देखना बहुत ही जरूरी है। आपके प्रश्न क्या क्या है, आपके प्रश्न और भी हो सकते हैं, पर जो मेनली प्रश्न मुझसे पूछे गए बच्चों ने वो क्या क्या है। एक फैशन है कि सर टैटू हमने बनवाया है बॉडी के ऊपर, तो क्या उससे हमें रिजेक्शन मिलेगा? दांत टूटा है या दांत में कीड़ा लगा हुआ है या फिर जाड़ आपकी खराब है तो भी रिजेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, आई विजन, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट या चश्मा लगा हुआ है, या फिर आपकी हड्डी वगैरह टूटी हुई है, या फिर आपने लेजर सर्जरी करवा रखी है, या फिर और भी कोई दिक्कत आपकी है। मैं अपने सफर को आज बताऊंगा कि हमारा जो मेडिकल था वो कैसे हुआ था और कैसे कैसे चरणों से हम गुजर कर A1 मेडिकल फिट हमारा हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी निकली हुई है 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पोस्ट प्रेफरेंस, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे कैसे देनी है। एक और चीज है, मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए भी आपको ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस को भरना होता है। रीजन क्या है? आपने पॉइंट्समैन के लिए एप्लीकेबल देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है पॉइंट्समैन की और मैं यहाँ से फॉर्म भरूंगा, आपने उस जोन से फॉर्म भर दिया, आपको पता ही नहीं कि मेरा जो आई का मेडिकल स्टैंडर्ड है या जो मांगा हुआ है पॉइंट्समैन के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर आपके लिए वो जोन का सिलेक्शन पॉइंट्समैन की वैकेंसी को देखते हुए करना बहुत ही गलत था। तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए ही पोस्ट प्रेफरेंस का सिलेक्शन करना है। ये चीज भी उसके अंदर मैटर है और प्रॉपर नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज दी हुई है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप 3 से 4 चीजों को देखते हुए करिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी चीजों को, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तक पहुंचने के लिए आपको एक जो मात्र CBT 100 मार्क्स का इन 90 मिनट्स के अंदर करना है, उसके लिए आपको मैथ, साइंस, GK, GS और रीजनिंग के ऊपर पकड़ बनानी ही पड़ेगी। और उसके लिए जो किताबें हमने यूज की थी इनको आप प्रेफर कर सकते हो। ये पूरा सेट लेने के बाद में आपको फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, कोई भी रेलवे का आप एग्जाम दीजिएगा, NTPC आप देंगे, RPF आप देंगे, या फिर ALP टेक्नीशियन जो कि 2025 में आने वाले हैं उनके लिए आप अप्लाई करेंगे, तो मात्र यही सेट आपका काम आ जाएगा। वहां पर भी दोबारा किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेना बहुत अनिवार्य है दोस्तों, उन्हीं से देख के आपको पता चलेगा कि हमने तैयारी किस स्टैंडर्ड की करनी है। साथ ही प्रैक्टिस सेट्स भी ले लीजिएगा, ताकि आप जब इन सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि हाँ, ऑफलाइन मोड में मेरे नंबर कितने बन रहे हैं और फिर ऑनलाइन मोड में कैसे नंबर बनने वाले हैं। वहां पर आप टेक्स्ट बुक जो कि ऐप है उसकी मदद ले सकते हैं। मेरा कोड ALP रवि यूज करने के बाद आपको जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो वहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल होता कैसे, उससे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में या तो गैप होगा नहीं या फिर एक दिन का गैप आपको दिया जाता है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो उसी दिन वहीं पर आपको एक मेडिकल मेमो दे दिया जाता है। शायद मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है अगर मेरे पास होगा तो वो मेडिकल मेमो 27 से 28 रुपए की मेडिकल फीस देने के बाद में आपको दे दिया जाएगा और वहां से बताया जाएगा कि भाई तुम कल खाली पेट जाना, जहाँ पे मेडिकल सेंटर है वहां पे 10 बजे के आसपास रिपोर्टिंग करनी होती है। लगभग हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो 10 बजे आते हैं। फिर जैसे ही आप वहां पे 10 बजे जाओगे तो खाली पेट जाना है शुगर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि शुगर टेस्टिंग में आपको पता ही है एक बार खाली पेट आपका जो है शुगर ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, फिर खाना खाने के बाद आपका शुगर का सैंपल लिया जाता है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले अपना शुगर का सैंपल दे दीजिएगा और खाना बिल्कुल ही मत खा के जाइए, क्योंकि वहां पर पहले से इंस्ट्रक्शन रहती है। अगर आप खाना खा के जाएंगे और बोलेंगे कि सर अब मेरा ले लीजिए तो फिर वो ज्यादा आएगा, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल हाँ, कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं खाने के लिए, बाद में जरूरत पड़ती है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये आपको एक बोतल दी है प्लास्टिक की, वो आपको बोलेंगे यूरिन इसमें इकट्ठा करके लाओ, यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट की वजह से
प्रोटीन वगैरह की जो मात्राएं हैं आपकी बॉडी के अंदर उसको मैं देख लिया जाता है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसकी ज़्यादा अपने को जानकारी नहीं रहती है। हाँ, बस आपका यूरिन टेस्ट बराबर आ जाता है लगभग सभी का, इसमें किसी को दिक्कत आती नहीं है यूरिन और शुगर वगैरह के अंदर जो जवान बच्चे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ का गैप बैच बना के 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, 5 बच्चों को एक्सरे के लिए भेज दिया जाएगा, 5 बच्चों को हार्ट बीट है उसमें चेक करने के लिए भेज दिया जाएगा, हार्ट बीट का टेस्टिंग के लिए, कुछ बच्चों को आई वाले के पास भेज दिया जाएगा, ऐसे भेज दिया जाता है। तो हमको सबसे पहले भेज दिया था एक्सरे वाले भैया के पास में। एक्सरे वाले भैया ने बोला कपड़े उतार दो, तो थोड़ा सा लज्जा महसूस हुई थी, तो उन्होंने शर्ट उतारो और अपना बनियान में खड़े हो जाओ, तो उधर बनियान में सटा के उन्होंने खड़ा कर दिया, एक्सरे से छाती का जो है एक्सरे उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, छाती का एक्सरे निकालने के बाद में वो एक्सरे 15 से 20 मिनट बाद डॉक्टर के पास आ जाता है। जब आप आई टेस्टिंग वगैरह के लिए जाओगे तो वहां पे डॉक्टर के पास आ जाता है, डॉक्टर उसको देख लेता है। खासकर अगर आपके चेस्ट में या किसी प्रकार की रिब्स वगैरह टूटी वूटी नहीं रहती है तो वो एक्सरे फिट हो जाता है। खासकर एक दो बच्चों को दिक्कत आ गई थी हार्ट बीट के अंदर, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं जब उनका मेडिकल होता है, तो एएलपी के केस में ज्यादा होते हैं। और ग्रुप डी के वगैरह में हमने भी, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियो देखी थी, तो ग्रुप डी में खास कुछ दिक्कत नहीं आती, बच्चे मस्ती से जाते हैं, मस्ती से मेडिकल क्लियर करके आ जाते हैं। ठीक है, खासकर जो दिक्कत आती है वो आईज में आती है, ग्रुप डी में भी और एएलपी टेक्नीशियन और इसके अंदर भी एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो मौज मस्ती चलती रहती है। एक दो बच्चों को हमारे साथ हुआ था कि उनका मेडिकल में जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज बड़ हो रहा था उनके अंदर, तो उनको फिर डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई तू ऐसा कर, या तो कल आ, ठीक है, कल देखेंगे तेरा, या फिर एक दो गोली उन्होंने दी जिससे हार्ट बीट्स की जो है वो कम हो जाती। वो गोली देने के बाद एक दो का तो हार्ट बीट मेंटेन हो गया, तो उनको आगे के राउंड के लिए भेज दिया गया, और जिनका मेंटेन नहीं हुआ उनको बोला तू कल आ, कल से फिर तुम्हारा चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हार्ट बीट होने के बाद में हमें फिर जो मेन प्रोसेस होता है एएलपी वाले बच्चों के लिए वो होता है आई का टेस्टिंग का, सभी के लिए होता है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वो हो। देखिए अब होता क्या है, एएलपी के लिए A1 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं मैं समझा देता हूँ। इसी तरह ग्रुप डी का भी, उसमें सभी टेस्ट सभी के सेम होंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे मैच कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर ये है, जैसे ग्रुप डी के अंदर है पॉइंट्समैन का A2 कैटेगरी का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, और एक ट्रैक मशीन वाला है उसमें A3 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रहती है, और सभी जितने भी हैं ग्रुप डी के अंदर उसमें B1 B2 C1 C2 इस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो सभी लगभग क्लियर कर लेते हैं बच्चे। पर एएलपी के लिए 6/6 आईज मस्ट है, विदाउट एनी लेजर सर्जरी और विदाउट एनी गूगल्स या स्पेक्स। ठीक है, तो जैसे हम मेडिकल के लिए गए तो भाई मेरे को बहुत टेंशन थी, लगभग सभी जो भी एएलपी वाले बच्चे हैं उनको टेंशन होती है। जैसे मुझे पता चला था घर पे कि मेरा मेडिकल होने वाला है, तो मैं ऐसे घर से बाहर से बैठ के यूँ देखता था, वो मेरे को अक्सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसे देखता था। ठीक है, अक्सर देखते थे जब मैं मेडिकल के लिए जा भी रहा था गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर, तो बाहर से मैं दीवारों पर जो ये पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं इनको पढ़ने की कोशिश करता था कि यार कभी दिक्कत ना आ जाए, बड़ी मुश्किल से एग्जाम निकले हैं और यहाँ पे हम दिक्कत में ना आ जाए। जैसे ही हम उस रूम में घुसते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं थोड़ी दूर 6 से 7 मीटर के ऊपर, सभी लड़कों को 5-6 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया जाता है। एक हॉस्पिटल अटेंडेंट, उनका जो हेल्पर रहता है, असिस्टेंट रहता है, वो हमारे साथ में खड़ा रहता है। सबसे पहले होता है जो है फार साइटेडनेस, मतलब दूरदृष्टि जो अब चेकिंग होती है उसका चेक कर देते हैं। ठीक है, उसमें हमें दूर से वहां पर एक सी होता है, डॉक्टर के पास में एक सी शेप के रहते हैं, उसमें ये बताना होता है कि कहाँ से वो सी की जो मुंह है वो खुला होता है। सी तो क्या होता है, वो एक तरह का जीरो ही होता है, उसमें थोड़ा सा खोल देते हैं कहीं पे, वो डॉक्टर क्या करेंगे सब पूरे रूम में अंधेरा कर देंगे और केवल उस जो है वो स्ट्रक्चर उसके अंदर लाइट डाली जाती है। ठीक है, आपको 6 से 7 मीटर की दूरी पे बिठा दिया जाएगा और जो असिस्टेंट है वो एक ऐसी कोई चीज लेके आएगा और आपकी एक जो है राइट आइज पे या लेफ्ट आई पे लगा देगा, फिर आपको एक आंख से बोलेगा कि इसको पढ़ो। डॉक्टर बोलेगा 6/6 वाले को मेनली पढ़ने को बोलता है, जो सबसे नीचे वाला होता है वो 6/6 होता है, तो दिखा भी दूंगा डायग्राम के अंदर। तो उसमें आपको बताना है, डॉक्टर घुमाएगा दूर से कि बताओ ये किस तरफ खुला है, तो फिर अपने को हाथ से ऐसे या फिर ऐसे ऐसे जैसे भी है दिखता है वो करना है। ठीक है, फिर वो ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, तो फिर वो डॉक्टर समझ जाता है कि भाई इसको 6/6 का विजन की दिक्कत है। ठीक है, फिर वो 6/12 वाले को घुमाता है, 6/9 वाले को घुमाता है, तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ इसको ये दिख रहा है, तो इसको ये विजन है, लगभग इसका इतना फिटिंग है, 6/9 वाला इसका दिख रहा है इस आंख से, और फिर दूसरी आंख से चेंज कर देता है, फिर उसमें देखता है कि इस आंख से क्या दिक्कत है, कितना दिख रहा है, तो फिर वो वहां से आपके मेडिकल स्टैंडर्ड को मैच कराता है कि भाई इसका 6/9 है बोथ आइज में विदाउट एनी स्पेक्स। ऐसे अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको बताऊं कि पॉइंट्समैन में A2 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अंदर डिस्टेंट विजन जिसकी अभी बात कर रहे हैं, दूर से देखने वाला है, उसमें 6/9 होना चाहिए दोनों आंखों से कम 6/9 विदाउट ग्लास, बिना चश्मों के। ठीक है, और जो मेडिकल A1 का है वो है ALP का। ठीक है, इसी तरह जो स्टेशन मास्टर का है वो भी A2 का रहता है, और गार्ड का जो है ट्रेन मैनेजर हमारे जो साहब हैं उनका भी A2 का स्टैंडर्ड रहता है, 6/9 चाहिए ही होता है। और भी है क्या क्या है बता देता हूँ। फिर जो बच्चा है, ऐसे मैं खड़ा था पास में,
तो मेरे को बिल्कुल साफ आराम से दिख रहा था कि ये लड़का क्या देख के बोल रहा है, मेरे को बिल्कुल साफ दिख रहा था। तो उस समय मेरा डर खत्म हो गया था। हाँ, फिर उसने जब मेरा नंबर आया तो एक आंख पे लगाया, मैंने झपाझप सारी बातें बता दी। फिर दूसरी आंख पे लगाया तो बता दिया। एक बार होता क्या है कि जब हम ये आंख बंद करवाता है तो बच्चे इसको बहुत जल्द तेज दबा लेते हैं। तेज दबाने के बाद में ये 1-2 मिनट के बाद जब इसको खोलते हैं तो डॉक्टर बोलता है पढ़ो इसको पढ़ो, तो ये धुंधली दिखती है। तो आपको क्या करना है, जब वो असिस्टेंट आपके आंखों के आगे लगा रहा है तो उसको लगाने दीजिए ना, आप इस आंख को खुला रखिए, ज्यादा बंद मत कीजिए, ठीक है। ये वाली आंख जिसपे उसने पर्दा लगाया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो विजन है वो धुंधलाएगा नहीं। जब जैसे इससे पढ़ने को बोलेगा तो आसानी से पढ़ लेगा। तो मैंने यही ट्रिक अपनाई थी कि भाई आंख नहीं बंद करूंगा, आप अपने इसके आगे लगा रहे हो बिल्कुल ठीक है, मेरे को दिखेगा नहीं, पर मैं आंख बंद करूंगा तो धुंधला जाएगा। एक दो ने मुझे सजेशन पहले ही दे दी थी कि भाई ऐसे कर लेना, तो मस्त हो गया था। फिर उसके बाद में डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। अपने पास बुलाने के बाद में वो लेते हैं हमारा नियर विजन टेस्ट, जो कि आपका 0.6 विदाउट ग्लास के होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे ये नन्हे नन्हे अक्षर है अपनी देसी भाषा में, तो इनको पढ़वाते हैं कि भाई ये पढ़ो, छोटे छोटे जो अक्षर है सभी पढ़ देते हैं लगभग, ठीक है। जवान बच्चे पढ़ देते हैं। ज्यादातर दिक्कत आती है इसमें डिस्टेंट विजन वाले में, तो वो सभी पढ़ देते हैं। तो फिर वो डॉक्टर को दिख जाता है, 1-2 लाइन पढ़ देना तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये फिट है, टेंशन नहीं है। फिर वो अपने पास बैठे बैठे एक ये कलर ब्लाइंडनेस की जो है एक बुक होती है वो निकालते हैं, ठीक है, अपने पास बैठे बैठे। तो ऐसे ही वो 2-3 डॉक्टर रहते हैं अलग अलग रूम में, उनका ये चलता ही रहता है, ठीक है। फिर वो आपको इसमें पढ़ाएंगे कि भाई इसमें बताओ कलर विजन में ये क्या लिखा हुआ है। इस कलर में कुछ कलर के अंदर लिखा होता है, नंबर आपको पढ़ने में दिखा भी दूंगा, आप इनको पढ़िएगा, उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा सीक्वेंस वाइज, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कलर विजन टेस्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फिर वो 5-6 पढ़वा देगा। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ दिए 5, 6, 10, 11 पढ़ दिए तो उनको समझ में आता है कि हाँ इसका सही है। पर बीच में आपने अगर मान लो पहला ही गलत पढ़ दिया तो फिर वो कहेगा अरे अच्छे से पढ़ो, फिर दोबारा गलत पढ़े, अरे सही पढ़ो, फिर वो चेंज करेगा। फिर आपने वो सही पढ़ दिया तो इसको समझ में आएगा हाँ उसमें हो सकता है दिक्कत हो, कोई बात नहीं। फिर 2-3 बार 4 बार देखा कि भाई हाँ सही पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने एक बार में ही गलत पढ़ दिया कलर विजन तो आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत रेयर केस होते हैं। डॉक्टर को भी पता है कि ये कितने कितने एग्जाम देके कैसे कैसे प्रैक्टिस करके बच्चे यहाँ तक पहुंचे, उनको यहाँ से रिजेक्ट करना बहुत गलत रहेगा। तो उनको पता होता है, उनके बाल बच्चे रहते हैं, सबको पता है कि भाई कहाँ से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आउट करना है। डॉक्टर वहाँ पे परिपक्व बहुत ही मैच्योर डॉक्टर रहते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, आपको डराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके साथ इतने कोऑपरेटिव रहेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि मेडिकल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस रहती है उनके लिए बता दूं, ग्रुप डी के अंदर वो बिल्कुल भी ये देख के फॉर्म भरिएगा कि मुझे A2, A3 और B1 इनके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि वहां पर कलर ब्लाइंडनेस वालों को नहीं लिया जाता है। इसमें अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस रहा, आपने इन पोस्टों में के लिए अप्लाई किया तो भाई कोई फायदा नहीं होगा, आप डाउन चले जाएंगे। आपको बस ये 3 वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरना है, B2, C1 और C2 को देख के ही फॉर्म भरना है, कलर ब्लाइंडनेस जिनको है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और A3 में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं यहाँ पे चार्ट भी लगा दूंगा। A3 के अंदर 6/9 चाहिए होता है, पर उसमें विद या विदाउट ग्लासेस, चश्मा हो या ना हो, आपको 6/9 होना चाहिए। पर आपका जो ग्लास की है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो पावर है, ठीक है। आप जब जाएंगे वहां पे मेडिकल के लिए तो बिल्कुल आपके पास में घर के पास जो भी डॉक्टर रहेगा वहां से उससे लिखवा के भी ला सकते हैं कि मेरी जो आईज की पावर है वो इतनी है, ताकि डॉक्टर को समझने में या एनालाइज करने में दिक्कत ना आए। तो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए A3 के अंदर, और B1 के अंदर 4 डायोप्टर से आपकी पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और B1 में मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है 6/9 एक आंख की और 6/12 दूसरी आंख से चल जाती है, ठीक है। और मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता चुका हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस जिनको है वो केवल B2, C1, C2 वाली वैकेंसीज को ही ऊपर रखिएगा और उनमें टोटल वैकेंसी जितनी है उसको देख के फॉर्म भरिएगा। टोटल वैकेंसी से मतलब नहीं है, इन तीनों वैकेंसी में से ज्यादा वैकेंसी जहां पर उनको दिख रही है उन्हीं से भरिएगा, क्योंकि उनके लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड ही मैच करेगा। वहां पे उनको दिक्कत आ सकती है अगर वो पॉइंट्समैन वगैरह इनके लिए फॉर्म भरने जाएंगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यू में। इसी तरह डॉक्टर जो स्टेशन मास्टर या जो गार्ड के लिए भाई फॉर्म भरेंगे अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को मैच कर लीजिएगा इसी तरह से। उसके बाद डॉक्टर ने जब चेक कर लिया कि आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया है तो फिर वो आपको बोलेंगे रूम का दरवाजा बंद कर देंगे, काला पीला सब कुछ कर देंगे, 2-3 लाइट दिखाते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और एक थोड़ी सी ऑरेंज लाइट वो दिखाई जाती है, ठीक है। और वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाती है, छोटे छोटे डॉट दिखते हैं, वो बिल्कुल सभी बता देते हैं, एक आंख से पढ़ेंगे दूसरी आंख से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से आपको दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। मेन है ये आईज वाला। उसके बाद में एक 2-3 केस ऐसे हो गए, कुछ फ्रॉड लड़के भी आते हैं, कुछ फ्रॉड लड़के भी आते हैं, वो बताते नहीं कि हमने आई सर्जरी करवाई हुई है सर, और वो सोचते हैं कि डॉक्टर पागल है, निकाल देंगे हम यहाँ से, ठीक है। डॉक्टर ने एक टेस्ट और अलग से बना के रखा होता है, दूसरे रूम में हमें भेज दिया जाता है। वहां पर क्या करते हैं, वहां पर कपड़े भी उतरवाए जाते हैं,
उससे पहले हमारे एक आंखों का टेस्ट होता है, जिसमें आंखों को बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर रख के मुंह को, और आंखों को पूरा खुलवाने के बाद पूरी जो हमारी ये आइरिस वगैरह रहती है आंखों के अंदर, उसके ऊपर ऐसी लाइट होती है हेलोजन वाली, वो मारी जाती है। इतनी तेज लाइट लगती है ना, वो सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं कि आपका लेजर सर्जरी है या नहीं है। तो अगर आपकी है तो भाई आपको स्पष्ट वहां पे बता देना कि सर मैंने लेजर कराया हुआ है। छुपाने से बिल्कुल भी वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चे छुपा भी लेंगे, मान लीजिए किसी वजह से वहां से आप क्लियर भी कर लेते हैं, तो 4 साल बाद एएलपी के अंदर, फाइनली एएलपी के अंदर 4 साल बाद भी आपका मेडिकल होगा, और वहां पर भी आपको फिट होना ही पड़ेगा, और वहां पर भी पकड़े जाओगे तो वहां से फिर आपकी जॉब भी चली जाएगी। तो सर्जरी जिसने की हुई, बिल्कुल आप बता देना कि भाई ऐसा ऐसा है मेरे साथ में, ये केस है, आप देख लीजिए। उसके बाद में एक होता है फंडस टेस्ट, ठीक है, यही फंडस टेस्ट होता है जिसको मैं बता रहा हूँ। इसमें जाने से पहले आंखों में एक दवाई डाली जाती है, जो 2-3 मिनट के लिए आपको बोला जाएगा कि आंखों को बंद करके रखो। फिर आपकी जो ये आइरिस वगैरह है, ये उस दवाई की वजह से पूरी फैल जाती है, तो डॉक्टर को देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है या फिर आपने करवाई हुई है, तो आपको उसमें डॉक्टर को समझ में आ जाता है। फिर आपको बोला जाता है कि भैया आप कपड़े निकाल दीजिए। कपड़े निकालने के बाद में आपको जो ये अंडरवियर है उसके अंदर रखा जाता है, और फिर जो डॉक्टर्स रहते हैं वो लाइन में खड़ा करने के बाद में आपको जो ये अंडरवियर है उसको नीचे करने को बोलते हैं, फिर वो चेक करते हैं, उस तरफ घुमा के बोलते हैं कि झुकने के बाद खासो। उससे पता चलता है कि भाई पाइल्स वगैरह, फिस्टुला वगैरह या किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। हाइड्रोसिल वगैरह की जो अंडकोश वगैरह की जो दिक्कत है छोटा बड़ा होने की, उसकी दिक्कत तो आपको नहीं है। अगर आपको उसमें दिक्कत भी होती है किसी प्रकार की, पाइल्स वगैरह, फिस्टुला वगैरह या फिर हाइड्रोसिल वगैरह है, तो उसमें आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। आपको ऑपरेशन कराने या ऑपरेट कराने के लिए समय दिया जाता है, उसको आप ठीक करके लाइएगा, और फिर वहां से आपको फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है। ज्यादातर जो पाइल्स वगैरह हैं ये छोटी मोटी अगर रहती है तो कोई खास दिक्कत आती नहीं है, उसके अंदर निकाल देते हैं, क्योंकि पाइल्स वगैरह लगभग सभी को होती है जो मसाला वगैरह ज्यादा खाते हैं। जिस दिन आपने मसाला वगैरह कम खाना स्टार्ट किया, दही लस्सी खानी स्टार्ट की, वो इंप्रूव भी हो जाती है। बहुत ज्यादा जो ब्लडी वाली पाइल्स रहती है उनमें दिक्कत होती है, तो वो ऑपरेट हो जाती है। टैटू वगैरह अगर आपके बने रहे हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती, वो फौज वगैरह जो आर्मी वगैरह मेडिकल है उसमें रहता है। यहाँ पर इतना कोई खास टाइट मेडिकल नहीं होता है। आइज में अगर आपने दिक्कत है तो भाई दिक्कत हो सकती है, दांत टूटा है, कीड़ा लगा है, तो भी खास दिक्कत नहीं है। चश्मे का नंबर ज्यादा है तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको किस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद में हुआ क्या था हमारा, फिर बोला कि आप इधर से इधर चल के दिखाइए, उठक बैठक थोड़ी 1-2 करके दिखाइए, हाथ को ऐसे ऐसे घुमा के दिखाइए ऐसे, और फिर घूमिए इधर उधर ऐसे, थोड़ा कमर को मटकाइए, थोड़ा दूर से बैठ के वो टीचर डॉक्टर आपके साथ में बात करेगा, ताकि आपको वो देखे कि हाँ इसको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उन्होंने आपसे बात करी और उन्होंने उस चीज का टेस्ट भी कर लिया कि इसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा, इस चीज की भी, ठीक है। डॉक्टर ने हमसे पूछा भी था कि भाई आपको किसी प्रकार की कभी माइंड के ऊपर चोट लगी है या नहीं लगी है। तो मेरे को तो कभी लगी नहीं थी, तो मैंने तो मना कर दिया कि नहीं सर मेरे को कभी चोट नहीं लगी। पर भाई हमारे पास में एक बैठे थे, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उन्होंने बोला कि सर मैं बचपन में चोट लगी थी, मैं गिर गया था, मेरे यहाँ पे चोट लगी थी। वो डॉक्टर कंफ्यूजन में आ गए भाई, उन्होंने फट से बनाया कि जाओ आप वहाँ पे है ना अपना ये चेक करवा के आओ, ठीक है। थोड़ी बहुत चोट सबको लगती है, पर अगर आपको गहरी चोट लगी, कभी आपको ऑपरेट हुआ है, तो फिर आपको बताने की आवश्यकता है, नहीं तो थोड़ी बहुत चोट तो सबके लगती रहती है, ऐसा अक्सर देखा ही गया है। और उसके बाद दोस्तों आपका एक बीपी का भी टेस्ट होता है। बीपी में आपका ब्लड प्रेशर का टेस्टिंग किया जाता है कि भाई हाई बीपी लो बीपी मेंटेन रहता है या नहीं रहता है। आपको अगर टेंशन नहीं लेंगे तो आपका बीपी बिल्कुल बराबर रहेगा, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बच्चों ने टेंशन ली थी भाई, ठीक है, वो इतने टेंस हो गए थे कि उनका बीपी बहुत जबरदस्त कूद रहा था, ठीक है। फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, 1-2 गोली दी, फिर उनका बीपी नॉर्मल आया, फिर उनको फिट किया गया, ठीक है। 1-2 नोकनी और फ्लैट फुट में निकाला गया था 1-2 सेंटर में। हम भी मेडिकल जब हमारा होने वाला था तो वीडियो देखते थे, तो उसमें बताया जा रहा था कि भाई आरआरबी मुंबई के अंदर एक जगह थी, वहां पे बच्चों को नोकनी और फ्लैट फुट के लिए निकाला जा रहा है। अगर आपको नोकनी या फ्लैट फुट चेक करना है तो कैसे करें, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, पैर से पैर बैठा के नीचे, और आपके ये जो ये हैं ये आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। अगर भिड़ते हैं तो आप रात को सोते समय तकिया वकिया लगाइए, पर ज्यादातर ये चेकिंग होती नहीं है। कोई डॉक्टर रहेगा जो एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड आर्मी के रहेंगे, उन्होंने हो सकता है निकाल दिया हो, पर सुनने में आया था 1-2 बच्चों का, हमने इंटरव्यू भी सुना था कि उनको निकाला गया था। बड़ी किस्मत खराब रही होगी उनकी जिसमें निकालते नहीं है। हमारा तो चेकिंग हुआ नहीं था नोकनी वगैरह का, और था भी नहीं, ठीक है। फ्लैट फुट अगर आपको चेक करना है कि मेरा फ्लैट फुट है या नहीं है, तो पानी में पैर को भिगोकर और एक तरफ सूखी हुई जगह पे रख के देखेंगे, तो उसकी छाप जब पड़ेगी तो उसमें दिखेगा आपको कि अलग से एक गैप बन जाएगा, तो वहां से फ्लैट फुट का पता चल जाता है, ठीक है। आइज के लिए मैं कंसंट्रेटली बता दूं कि जहां पर भी आइज में अगर दिक्कत है तो बच्चों को निकालने की पूरी संभावना रहती है। एएलपी के अंदर स्टेशन मास्टर, गार्ड या फिर आपका जो पॉइंट्समैन की कैटेगरी है, इसके अंदर वो पोस्ट नहीं मिल पाती है।
ठीक है। टेक्नीशियन वगैरह में तो बच्चे फिट हो जाते हैं, ऊपर नीचे वाली जॉब वगैरह मिल जाती है, ठीक है। मेडिकल में हमारे साथ में एएलपी में बहुत सारे बच्चे निकले थे जिनको आइज की प्रॉब्लम थी, बेचारे रोते रह गए। दूसरा दिन तीसरे दिन डॉक्टर भी फुल कोऑपरेटिव थे, उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिए उनको, बार बार उनकी टेस्टिंग की, आंख धुलवाई, दवाई दी, भाई ये दवाई डाल के आज दोबारा से टेस्टिंग करेंगे, क्या पता 6/6 दोनों आंखें मिल जाए। इस तरह से बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, पर बहुत सारे बच्चे थे जो अनफिट रहे, फिर उनको टेक्नीशियन में ले लिया। ये फायदा हुआ क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी इकट्ठी थी, तो उनको एएलपी में नहीं लिया, तो उनको टेक्नीशियन मिल गया, अच्छे मार्क्स अगर थे तो, ठीक है। पर अब की बात तो क्या है, एएलपी की वैकेंसी अलग है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग है। अगर एएलपी में वहां पे मेडिकल आउट हो गए तो बिल्कुल आउट है, सफर खत्म हो जाता है। तो आइज को अभी से मेडिकल अपने लिए फिट रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अभी भी आपके पास में 1 साल के आसपास रहेगा, ठीक है। तो अपनी आइज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फोन वगैरह ज्यादा मत देखिएगा, काली मिर्च, हरी सब्जियां, दूध वगैरह का सेवन और आंवले का सेवन करते रहिए, ठीक है। और अपनी आइज और अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को मैच रखिए दोस्तों, ठीक है। अवॉइड कीजिए बाइक वगैरह ज्यादा घूमना फिरना इधर उधर, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने भी अपना इसी तरह से मेंटेन करके रखा, ठीक है। ये अवॉइड करता था चीजों को, ताकि किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट वगैरह या आइज के ऊपर अफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और लगभग मैंने जितने भी चीजें हैं उनको कवर कर लिया है। और हमारे मेडिकल के बाद में फिर हमें एक मेडिकल फिट मेमो मिल गया, और भाई जबरदस्त खुशी हुई थी। फिर हम घूमने फिरने गए, बाहर खाना खाया दोस्तों ने, जिन और 1-2 दोस्त थे जो हमारे साथ में थे। मेरे साथ में हरियाणा का था एक विकास, हाँ उसका बाद में 10-15 दिन बाद उसका क्लियर हो गया था। कोई तो दिक्कत थी उसको, पर उसको फिर फिट दे दिया डॉक्टर ने, ठीक है। कोई दिक्कत छोटी मोटी थी उसको, तो हार्ट बीट वगैरह की थी, वो हो ही नहीं पा रही थी उसकी क्लियर। तो फिर 10-15 दिन बाद फिर बुलाया तो उसका फिट हो गया था। कुछ कुछ को हम डॉक्टर टेम्परेरी इंजेक्शन देते हैं 45 दिन का 50 दिन का, जिसमें वो ऑपरेट कराने की सलाह देते हैं, या फिर उसको फिट करने की, जैसे पाइल्स वगैरह की है या फिर हाइड्रोसिल वगैरह की है, उसके लिए भी ऑप्शन देते हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन देके वो भेज देते हैं, फिर आप ऑपरेट होकर दोबारा से आते हैं, वो चेक होता है और फिर आपको फिट दे दिया जाता है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड में आप मैच करा सकते हैं, और इस तरह से अपने आप को मेडिकली फिट रख सकते हैं। और कोई भी अगर इसमें डाउट रह गई हो, मैंने मोस्टली चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, कोई भी डाउट रह गई तो कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, बिल्कुल मैं उसको आंसर दे दूंगा, नो डाउट, ठीक है। और बिल्कुल बने रहिए दोस्तों इसी तरह। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने भाई को, और एक लाइक जरूर बनता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल, 1% भी हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स कहीं से क्लियर किए मैंने, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।